Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Atta platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि जो ये थ्योरीज मैं आप लोगों की लेकर आई हूँ इनमें से क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे आपके पक्के होने वाले हैं। तो हर जितने भी एग्जाम्स होते हैं जून दिसंबर में सब में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, ये टॉपिक रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटरनेशनल थ्योरीज हैं वो दो में डिवाइड की गई हैं, आपकी क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज में और मॉडर्न बेस्ड थ्योरीज होती हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन सी जो है वो पुरानी में है थ्योरीज यानी क्लासिकल है, कौन सी है जो आपकी मॉडर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना। तो अगर बात करें क्लासिकल कंट्री की बेस्ड थ्योरीज की तो सबसे पहले मर्केंटिलिज्म है आपका, फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है और आपका हैकर ऑलिन की थ्योरी है या एचओ की थ्योरी है जिसे हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं मॉडर्न की तो मॉडर्न में आपकी कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी और आपकी पोर्टर की नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहाँ पर और न्यू ट्रेड थ्योरी भी जो है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनको समझ लेते हैं और इतना ही समझते हैं जितना आपके एग्जाम में आता है। ठीक है कि कौन सी थ्योरी जो है वो क्या बोलती है, बस इतना ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए ये एक छोटा सा चार्ट है जिसके थ्रू आपकी यहाँ पे सारी जो है वो कवर हो जाएंगी। हम अगर सबसे पहले वाली बात करते हैं यहाँ पे तो आपकी है मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो कि सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट थ्योरी है। और देखिए आजकल क्या हो रहा है कि आपकी सिंक में क्वेश्चन आने लगे हैं यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। तो एक बार ये जो थ्योरीज है सारी इनके डेट्स जरूर याद रख लीजिएगा कि कौन सी थ्योरीज जो है वो पहले आई थी और कौन से सेकंड नंबर पे, कौन से थर्ड नंबर पे, क्योंकि हाई चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि थ्योरीज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी की तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी का सिंपल सा मतलब है कि आपका कितना वेल्थ है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर का रिजर्व दिखा जाता है। कितना आपके पास वेल्थ है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और इसमें बोलते हैं कि हमको एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना है यानी आप एक्सपोर्ट को एनकरेज करिए और इंपोर्ट को डिस्करेज करिए। ठीक है, इसका सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको याद रखनी है कि एक तो ये कंट्री जो है जो सॉरी मर्केंटिलिज्म है इसमें जो है कंट्री जब ग्रो करती है उसको ग्रो करता है मतलब कंट्री शुड ग्रो इट्स रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये किस तरीके से होगा, बाय एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग द इम्पोर्ट। यानी आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना है और आपको इम्पोर्ट यहाँ पर कम करना है, ये आपकी थ्योरी बोलती है जो कि आपकी 16th और 18th सेंचुरी के अंदर ये आई थी। ठीक है, इसमें जो है वो वेल्थ जो है ना अपनी नेशन की या कंट्री की वो कंसिस्ट करती थी गोल्ड और सिल्वर के अंदर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जो मर्केंटिलिज्म है इसमें हम एक्सपोर्ट को एनकरेज करते हैं और इम्पोर्ट को डिस्करेज करते हैं और कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। दूसरी थ्योरी है आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज। पहली बात तो इनके जो प्रपोजर्स हैं उनको भी याद रखना है आपको कि किस थ्योरी को किसने डेवलप किया था। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है वो एडम स्मिथ ने की थी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है वो डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। मैच द कॉलम में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जून में भी ये क्वेश्चन आया था, दिसंबर में भी ये क्वेश्चन आया था। आपको मैच द कॉलम दे दिए थे और जून का पेपर जो आप देखोगे जो लीक हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। फिर बाद में जो रीनेट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था और आपके दिसंबर में भी ये क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको मैच करना था। थ्योरीज दे दी थी आपको और उनके जो प्रपोजर्स हैं उनको आपको टिक लगाना था। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी जो दी गई थी वो एडम स्मिथ ने दी थी, इसको नोट बना के रख लीजिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज का सिर्फ एक ही मतलब था, स्पेशलाइजेशन। कीवर्ड दे रही हूं मैं आपको यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो स्पेशलाइजेशन इसलिए बोला मैंने, इनका फोकस ये होता है कि आप उस आइटम को या फिर आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिए, मैन्युफैक्चर करिए जो कि ज्यादा प्रोफिशिएंटली और एफिशिएंटली आप उसे बना सकते हैं। आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन है, आप जो चीज अच्छी बना सकते हो दूसरी कंट्री के कंपैरेटिवली, आप वही कंट्री जो वही चीज आप प्रोड्यूस करें, वही आइटम आप प्रोड्यूस करें। तो ये आपकी स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंटली जहां पे आप बना सकते हो जिस चीज को, तो आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज वहां पे यूज करना है। तो इसका सिर्फ आपको कीवर्ड स्पेशलाइजेशन याद रखना होगा, यानी आपको वो कंट्री को वो आइटम प्रोड्यूस करना है जो कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली, मोर प्रोफिशिएंटली अदर देन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलती है।
फिर नेक्स्ट है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो जिसने दिया था वो है डेविड रिकार्डो। इसको भी लर्न कर लीजिए एकदम, ये तो रटने वाली चीज है क्योंकि ये जो है एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपको। अगर 2 नंबर पक्के करने हैं आपको, तो यहाँ पे आपको इनके जो है वो प्रपोजर्स के नाम याद रखने होंगे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो दी गई थी वो डेविड रिकार्डो के थ्रू दी गई थी, जिसमें क्या बोला था, सिंपल सा कंपैरेटिव एडवांटेज में बोला था जहां आपको रिलेटिव एडवांटेज होगा दूसरी कंट्री से, आप वो चीजें प्रोड्यूस करिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप ये समझिए कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे इंडिया है और आपका अमेरिका है, ठीक है। तो अगर इंडिया जो है वो दो चीजें से बहुत अच्छा बनाती है अमेरिका से, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। अगर इंडिया जो है वो XYZ जो है वो बहुत बहुत अच्छा बनाती है अमेरिका के कंपैरिजन, लेकिन क्या होता है इसमें ये बोलते हैं कि आप जो है फिर भी आप एक चीज जो है जो आप दो में से भी ज्यादा अच्छा बना रहे हो। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई सब एग्जाम्पल है, ये ऐसा पर्सनली मत लेके जाइएगा कि नहीं ये तो इंडिया बनाती नहीं है या ये नहीं है। एक पर्सनल, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए इंडिया में जो है वो आपका वैसे तो सारी चीजें चाइना की ही है इंडिया के अंदर, लेकिन आप एक एग्जाम्पल लीजिए राइस और वीट का, ठीक है। अगर इंडिया जो है वो राइस बनाती है और वीट बना रही है, लेकिन वो राइस और वीट जो है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा बनाती है, मतलब बहुत एफिशिएंटली वो बना रहे हैं हमारी इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो वीट है ना, वीट वो और भी ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं राइस तो जो है वो ट्वाइस बना रही है अमेरिका से ज्यादा, लेकिन जो आपकी वीट है वो आपकी बहुत ज्यादा बना रही है, 5 दुगना 6 दुगना बनाई जा रही है। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो, जो आप एकदम से ज्यादा बना रहे हो, जैसे राइस और वीट में तो हम वीट ज्यादा, वैसे तो हम दोनों चीजें ज्यादा बनाते हैं अमेरिका से, अच्छा बनाया जा रहा है इंडिया में, लेकिन हम क्या करेंगे, जो वीट है जो हम सबसे ज्यादा बना रहे हैं ना, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अमेरिका को बेचेंगे हम, ठीक है। लेकिन जो राइस है ना वो हम अमेरिका से इंपोर्ट कर लेंगे, खरीद लेंगे, चाहे हम क्यों ना, हम राइस भी अच्छा बना रहे हैं, बट इसमें बोला गया है कि आपको एक रिलेटिव एडवांटेज लेना है। यानी अगर आपको एक आइटम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक आइटम यहाँ पर इंपोर्ट करोगे, जैसे राइस, ठीक है। तो राइस हम अच्छा बना रहे हैं बट हम वीट ज्यादा अच्छा बनाते हैं, यानी वीट हमारे यहाँ ज्यादा हमारा बिजनेस अच्छा है वीट का, तो हम वीट को बेचेंगे, और राइस जो है हम बना तो अच्छा रहे हैं, तो हम वो क्या करेंगे, इम्पोर्ट, हम वो खरीद लेंगे अमेरिका से। ये रिलेटिव एडवांटेज की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका हैकर ऑलिन की थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं आपकी फैक्टर प्रोपोर्शन की थ्योरी। ये भी आपकी जो है वो क्या नाम है, इसमें तो नाम ही है ओलिन का, तो इसी ने ही दी है, ये तो नाम से थ्योरी हो गई है, जिसको फैक्टर प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसको जो इसका जो प्रपोजर है वो यहाँ पे ऑलरेडी इसके नाम के साथ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओलिन की थ्योरी है, तो ओलिन ने ही दी होगी ना, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसमें ये बोला जाता है कि कंपनी को उस आइटम पे फोकस करना चाहिए, उस आइटम को प्रोड्यूस करना चाहिए जहाँ पे जो है आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है अबेंडेंस हो, आपके पास भरा हुआ हो वो फैक्टर, ठीक है। इसमें फैक्टर प्रोपोर्शन की बात बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे फैक्टर्स जो है यूटिलाइज करने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर ये फैक्टर्स आते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप जो है, और देखिए एक चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि जो थ्योरीज है ना, इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार आपके ओलिन थ्योरी से बना हुआ था, जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट्स वगैरह से दे दिए थे क्वेश्चंस में। और वैसे आप जो है मैं ये आपको जो MCQs लेकर आऊंगी, तो उसमें मैं वैसे ये कवर करा दूंगी आपको, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से इन थ्योरीज के जो अंदर के एडवांटेजेस वगैरह होते हैं वो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर से पॉइंट आ जाते हैं। जैसे हैकर ओनली थ्योरी में आपके क्वेश्चन आया था कि इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, जो ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, इस बार जिसमें दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजें उसमें बोली गई थी, ठीक है। तो इसको एचओ थ्योरम बोलते हैं, जिसमें आपको यही बोला जाता है कि आपको जो है कैपिटल, लेबर, जो भी सारी चीजें हैं ये अबंडेंस में होती है, तो उसी तरीके से आपको फुल्ली ये यूज करना होता है, ठीक है। फिर आती है आपकी लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या बोलते हैं कि जो यूएस है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है ना। भाई यूएस तो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, और हमारी इंडिया क्या है, वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में लेबर चीप है, वहां पे लेबर बहुत महंगे हैं। तो यूएस क्या कर रही है, यहाँ पे उल्टा कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इम्पोर्ट कर रही है कैपिटल, जबकि कैपिटल उनके पास अच्छा है तो वो उनको बेचना चाहिए, पर वो उल्टा कर रहे हैं। यूएस जो है वो इम्पोर्ट कर रही है कैपिटल और एक्सपोर्ट कर रही है लेबर। ये एकदम से सबसे उल्टी थ्योरी है, इसीलिए इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपकी मॉडर्न थ्योरी में। तो मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहले कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, इससे समझ जाइए कंट्री सिमिलैरिटी का क्या मतलब है। देखिए कंट्री सिमिलैरिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि सिमिलर होना चाहिए, यानी आपने जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पीपल इन द कंट्री जो सेम लेवल डेवलपमेंट में उनकी सिमिलर प्रेफरेंस होती है, ये चीज बोली गई है आपकी सिमिलैरिटी थ्योरी में, ठीक है।
कि आप खुद देखोगे ना सिमिलर कौन कौन से सिमिलर है, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इनके अंदर सिमिलैरिटीज बहुत होती हैं, सिमिलर प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आपकी थ्योरी में बोली गई है। चलिए नेक्स्ट आपका आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये दी थी आपके रेमंड वर्मन ने, ठीक है, इनके भी आपको जो है वो याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, जो आपका ये है रेमंड, इसमें आपके 4 से 5 स्टेजेस होते हैं जिसपे से आपके डिटेल में क्वेश्चन आते हैं हर बार से, जिसमें आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, आप अपना मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लेकर आते हो, फिर अब वो मेच्योरिटी पे आता, ग्रोथ पे आता है, ग्रोथ का मतलब सेकंड स्टेज जहाँ पे आपकी जो सेल्स है वो स्टार्ट होने लगती है, प्रॉफिट आप बहुत कमाने लगते हो, फिर आपकी मेच्योरिटी आ जाता है, जिस मेच्योरिटी के अंदर क्या होता है कि अब आपके प्रोडक्ट को जो है वो थोड़ा सा इनोवेट और इम्प्रूव होने की जरूरत होती है, ठीक है, फिर लास्ट में जो आता है वो आपका डिक्लाइन होता है, यानी प्रोडक्ट टोटली मार्केट से वैनिश हो जाता है, ये आपके स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, ठीक है, तो इसको भी इस तरीके से आपको यहाँ पे लर्न करना है। चलिए तो ये पूरा डिटेल के अंदर ये आता है, पूरा टॉपिक है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं 4 से 5, और जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी मैं आपको अंदर इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगी आगे जब एमसीक्यूज कराऊंगी तब, ठीक है। अब आती है आपकी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, तो ये यहाँ पर ये देखती है कि किस तरीके से जो है ना आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहे हो, मतलब आप गेन कर रहे हैं, कंपनीज जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही है जब वो compete करती है ग्लोबल फर्म्स के अगेंस्ट में, compete करती है सेम इंडस्ट्री में, तब वो देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हो जब आप ग्लोबल फर्म्स के अगेंस्ट compete करते हो सेम इंडस्ट्री के अंदर, ये आपकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी राइवलरी थ्योरी बताती है। फिर है आपकी पॉटर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो ये आपकी जो है माइकल पॉटर की दी हुई है, ठीक है, थ्योरी है, जिसमें आपको आपने देखा होगा, मैंने आपको ये पॉटर वाली कराई थी जिसमें लोकल फर्म, लोकल मार्केट की डिमांड क्या है, उनके रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज क्या है, आप फैक्टर कंडीशंस क्या है, डिमांड कंडीशंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जैसे स्किल, लेबर, कस्टमर्स का साइज क्या है, उनकी नीड क्या है, वो सारी चीजें आपकी पॉटर नेशनल की थ्योरी बताती है। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन पे किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आप लोगों को जरूर आऊंगी, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, और इनके बिल्कुल याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरीके से जो है इस किस किसने ये जो दिया है थ्योरी दी गई है, ठीक है, किस किसने दी है। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एब्सोल्यूट एडम स्मिथ ने दी थी, कंपैरेटिव डेविड रिकॉर्डो ने दी थी, ओलिन तो है ही, ओलिन का कंट्री सिमिलैरिटी आपकी किसने दी थी, स्टेफन लिंडर ने दी थी, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी जो है वो रेमंड वर्मन ने दी थी, माइकल पॉटर की तो पॉटर ने ही दी थी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, और इनसे रिलेटेड मैं सारे एमसीक्यू जरूर लेकर आऊंगी, थ्योरीज के सारे क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हैकर ओनली जो ओलिन की थ्योरी है और कंपेरेटिव एडवांटेज है, इनके कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब एमसीक्यूज लेकर आऊंगी तो आपको बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है, बाकी इनके नाम आपको याद करने हैं इनके प्रपोजल्स के। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आपकी, नेक्स्ट आती है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई, जिससे आपका क्वेश्चन काफी बार मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर वन लाइनर या सिंगल लाइनर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर जिनको विजिबल नहीं है तो मैं ओरली पढ़ के आपको बता दूंगी यहाँ पर क्या है। तो आपके हॉरिजेंटल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई होता है, और आपका प्लेटफॉर्म एफडीआई होता है। तो हॉरिजेंटल एफडीआई है, वर्टिकल एफडीआई है, तो हॉरिजेंटल से आप लोग समझते हो ना किस तरीके का है। हॉरिजेंटल का मतलब यहाँ पर ये है जब कोई फॉरेन कंपनी जो है वो स्टेक खरीदती है डोमेस्टिक कंपनी का, बट वो सेम बिजनेस में, यानी इधर ही रहेगा, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है तो इसी में ही खरीदेगी, सेम सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ये चीज देखिएगा। तो ये है हॉरिजेंटल एफडीआई। फिर बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई, तो वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है, जब कंपनी एक्वायर करती है, ठीक है, स्टेक करती है, सप्लाई चेन तो सेम होती है बट यहाँ पर लेवल डिफरेंट होता है, देखिए इस तरीके से।
इस तरीके से लेवल डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। ये तो सेम लाइन बिजनेस में होता है हॉरिजॉन्टल, जब सप्लाई चेन तो सेम ही होती है बट लेवल अलग होते हैं इसके अंदर। देखिए जिस तरीके से हम लोग जो लेवल बनाते हैं पहले, जैसे फॉर्मल है फिर इनफॉर्मल है, इस तरीके से आपने बिजनेस में पढ़ा होगा। तो ये अलग अलग लेवल पे बनता है ये, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर जिस तरीके से अगर कोई जैसे कंपनी है कोई बाय करती है स्टेक अपोलो टायर्स में, जैसे कोई वॉक वैगन वाली ग्रुप है उन्होंने बाय करा स्टेक अपोलो टायर्स में, ठीक है। इस तरीके का कि देखिए है तो एक ही चीजें सारी, लेकिन वो अलग अलग लेवल पर है, ठीक है। सॉरी। फिर उसके बाद आता है कॉन्ग्लोमेरेट, एकदम अलग। कॉन्ग्लोमेरेट, जो कॉन्ग्लोमेरेट है इसका आपको कीवर्ड किस तरीके से याद रखना है, कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। कीवर्ड्स अगर आपको पता होंगे तो आप कर लेंगे। इसका कीवर्ड है अनरिलेटेड। अनरिलेटेड का मतलब ऐसी चीज जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहां कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं मैकडोनल्ड ने इन्वेस्ट किया नायका में, कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसे बोलते हैं आपका कॉन्ग्लोमरेट। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। कॉन्ग्लोमरेट में अनरिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। जैसे अगर शूज की कंपनी है तो मेकअप के साथ अगर वो कर रही है तो ठीक है, इन्वेस्ट कर रही है तो एकदम अलग से हो गया ना, बिल्कुल अनरिलेटेड। शूज का रिलेटेड मेकअप से कैसे हो सकता है? तो वो चीज है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या बोलता है, जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, ठीक है, कि वो बेस जो है अपना बेस खड़ा कर सके दूसरी कंट्री में, लेकिन एक्सपोर्ट वो तीसरी कंपनी में करती है, वो चीज है आपकी प्लेटफॉर्म कंपनी, ठीक है। जैसे नाइके है जो आपकी, ठीक है, नाइके, तो वो क्रिएट कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस शूज, शूज बनाने के लिए उन्होंने अपना बेस जो है वो क्रिएट किया पाकिस्तान में, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड या किसी और कंट्री में, थर्ड कंट्री में, इस तरीके से, ठीक है। आया आप समझ में? अब आते हैं आपकी एफडीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका एफडीआई वर्सेस एफपीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको चार्ट के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफडीआई की, तो एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ये हम सिक्योरिटीज पे करते हैं इसीलिए शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। पोर्टफोलियोज यानी सिक्योरिटीज पे करते हैं तो ये आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। हम एफडीआई जो है फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर हम फाइनेंशियल एसेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ पे जो है कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग इंक्रीज होता है एफपीआई में, यहाँ पे कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफडीआई जो है इसमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है, ठीक है, लेकिन एफपीआई सिर्फ कैपिटल इनफ्लोज करता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एफडीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट में मैनेज किया जाता है और ये जो एफपीआई है वो आपका सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। इनका डिफरेंस बहुत जरूरी है, इसी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री और एग्जिट। देखिए एफडीआई क्या है ना, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें आप इजीली आ जा नहीं सकते, बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन आप जो है एफपीआई में बहुत आसान होता है, कोई भी एंट्री और एग्जिट जो होती है बहुत ईजी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रॉफिट देखते हैं। एफडीआई पे जो एफडीआई होता है वो एलिजिबल होता है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, लेकिन एफपीआई जो होता है वो सिर्फ कैपिटल गेन के लिए, ठीक है। देखिए एफपीआई जो है ना स्पेकुलेटिव होता है, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम एफडीआई में जो है स्पेकुलेशन नहीं होता, आगे का हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज दी हुई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जितने भी मैं कॉन्सेप्ट्स करा रही हूँ इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो कवर है। और एफडीआई का जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लेबर और वेजेस में, लेकिन यहाँ पर लेबर वेजेस से कोई मतलब नहीं है एफपीआई में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दी हुई है। अब आते हैं आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर बार से क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है, देखने को जरूर मिलता है बीओपी से। बीओपी का डेफिनेशन सेम एज इट इज याद कर लीजिएगा कि बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। कभी कभी आपको ये जो है ना आपको डेफिनेशन दे देंगे और आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से या ये बीओपी है या बीओटी है या फिर कुछ और है, चार ऑप्शन ऐसे करके दे देंगे। तो एज इट इज आपको इसका डेफिनेशन बिल्कुल भी दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो कंपोनेंट्स में करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, यूनिलेटरल होता है और आपका ऑफिशियल सेटलमेंट होता है जिसमें फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये चारों आपको याद रखना है कि इसके अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इनका डिफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ठीक है। तो ये आपका पहले हो गया करंट अकाउंट, ये आपका कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको बहुत जरूरी है याद करना। करंट अकाउंट में आपको एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स भी आता है और सर्विस भी आता है। ये चीज याद रखिएगा कि सिर्फ गुड्स नहीं आते। अगर सिर्फ गुड्स आते तो वो क्या हो जाता, बीओटी हो जाता। बीओटी आपको पता है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बीओपी नहीं बीओटी बोला है मैंने यहाँ पे, ये याद रखिएगा। अगर सिर्फ मैं गुड्स की बात करती तो बीओटी होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट में आपके गुड्स भी आते हैं, आपके सर्विस भी आता है, आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे गिफ्ट्स रेमिटेंस, और आपका इनकम रिसिट एंड पेमेंट। यही अगर कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो आपका बोरोइंग एंड लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, चलिए। सिर्फ इनके बीच के पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ज्यादा एकदम से डीप नहीं जाना है इनमें। सिर्फ इतना याद रखिए करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ट्रेड, देखिए मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, जो कि आता है आपका गुड्स में खाली, सर्विसेज में नहीं आता वो। ठीक है, जो नेट विजिबल्स बोलते हैं जिनको, विजिबल्स का मतलब आप देख सकते हो, आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर देखिए ट्रेड इन गुड्स यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, फिर इसमें नेट विजिबल्स भी आते हैं, इनविजिबल्स भी आते हैं, जैसे फैक्टर ट्रेड इन सर्विस जैसे डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। ठीक है, नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विस भी आते हैं, शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर्स। और फिर आपका नेट ट्रांसफर जिसे बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स, गिफ्ट्स, रेमिटेंस, ग्रांट्स। ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स में गिफ्ट्स, रेमिटेंस और ग्रांट्स, ये सारी चीजें करंट अकाउंट में आती है। कैपिटल में बात करें आपके एफडीआई, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंट, आईएमएफ, एनआर डिपॉजिट्स, रूपी डेट सर्विस, अदर फ्लो। देखिए मैं आप लोगों के लिए ये चार्ट इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि जो एनआर डिपॉजिट है, एनआर नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स है, वो कौन से अकाउंट के अंदर आता है बीओपी में, करंट या कैपिटल, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए आईएमएफ अगर आपको दे दिया कि आईएमएफ कैपिटल करंट है या कैपिटल अकाउंट है इन बीओपी, तो आप इजीली लगा सकते हो। रूपी डेट सर्विस, कभी कभी तो किसी ने ये नाम भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि रूपी डेट सर्विस कहीं बुक में दिया ही नहीं है, आप पढ़ोगे कहाँ से। अगर ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि रूपी डेट सर्विस। अब इससे इतना याद रखिए कि ये डेट है, और डेट से रिलेटेड चीजें हमेशा करंट कैपिटल अकाउंट में ही आती, क्योंकि इसी में हम लोग उधार लेना देना करते हैं। ठीक है, इसलिए एज इट इज पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके अंदर सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि एक भी इसमें छूटे नहीं, कि अगर अब बाहर से भी कुछ आ जाता है तो आप लोग टिक आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो करंट अकाउंट है आपका, वो जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या रहता है, कैपिटल के अंदर आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि जो करंट अकाउंट होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो होते हैं करंट अकाउंट के, वो अफेक्ट नहीं करते हैं लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री को, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है वो अफेक्ट करता है एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री को। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये एग्जाम्पल दिए ही हुए हैं इसके। चलिए अब आते हैं आपका नेक्स्ट चार्ट, इनका डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा, बीओटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन गुड्स का ही होता है, सर्विस भी नहीं आता यहाँ पे। सर्विस तो किस में आता है, बीओपी के करंट अकाउंट में। सिर्फ गुड्स आता है यहाँ पे, तो गुड्स भी आता है, सर्विस भी आता है, कैपिटल ट्रांसफर्स भी आते हैं। यहाँ पे देखिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इनका जो ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर है आर नॉट इंक्लूड, कैपिटल नेचर नहीं आता ना बेटा इसके अंदर, क्योंकि गुड्स ही आते हैं खाली, कैपिटल नेचर तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप रिकॉर्ड करते हो। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ पार्ट है, क्यों किस तरीके से पार्ट है, क्योंकि मैम गुड्स तो आते हैं ना करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीओटी है ना वहां पर। ठीक है, और बीओपी लार्जर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि करंट कैपिटल दोनों को ही इंक्लूड करता है, इसीलिए ज्यादा ब्रॉडर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखिए सरप्लस और डेफिसिट दोनों हो सकता है। आपका भी इंपोर्ट अगर आपका ज्यादा हो गया तो डेफिसिट हो गया बीओटी, लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो फेवरेबल हो गया। तो व्हेन एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इम्पोर्ट से, अगर इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फेवरेबल बीओटी है। वैसे ही इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका नेट बैलेंस जो होता है करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का प्लस में है, तो आपका बीओपी जो है वो आपका फेवरेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डिफरेंस याद करना है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी अच्छी अच्छी चार्ट्स आप लोग को इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि चार्ट्स के थ्रू पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है, बहुत जल्दी दिमाग में सेट होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बोरिंग नहीं होता है, चार्ट्स के थ्रू दिमाग में सेट बहुत हो जाता है कि मैंने चार्ट पढ़ा था, इसके अंदर तो ये चीज थी और इसके अंदर ये चीज थी। ठीक है, रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है एग्जाम के टाइम पे।
अब बात करते हैं कॉजेज क्या होते हैं बीओपी इक्विलिब्रियम के। देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, एक तो कॉजेज और एक मेजर, दोनों आपको यहाँ पे याद करने हैं। क्या रीजन होता है डिस इक्विलिब्रियम का बीओपी में, और क्या किस तरीके से उसको हम ठीक कर सकते हैं। मेजरमेंट भी याद रखिएगा किस तरीके से उसको हम लोग जो है उसका सोल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम का, तो यही मतलब होता है ना सरप्लस या फिर डेफिसिट। ठीक है, यही चीज तो होती है बीओपी में। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है, या तो ज्यादा या तो कम, यही चीज बोली जाती है। यानी आपका टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट में गड़बड़, कभी तो ज्यादा पेमेंट कर दिया, कभी रिसिप्ट कम हो रही है, कभी पेमेंट ज्यादा हो रहा है, यही चीज तो हम देखते हैं। बैलेंस ऑफ जो डेफिसिट और सरप्लस इसीलिए तो देखते हैं कि आपका जो करंट अकाउंट है वो, उसमें कितना पेमेंट है और कितना रिसिप्ट, डेबिट और क्रेडिट देख रहे हैं कितना है। तो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। ठीक है, रीजंस इसके तीन है, सिर्फ सिंपल से इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल है और सोशियोलॉजी है। चलिए इनको थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पे। इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक फैक्टर में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम होता है इसके अंदर। अभी डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ये जब होता है, जब आप राइज कब होता है, ये जब होता है जब आपका इम्बैलेंस हो जाए, या तो डेफिसिट या तो सरप्लस, ठीक है, हो जाए। किस वजह से हो जाए, जब आपका जो डेवलपमेंट, जो कंट्री की जो डेवलपमेंट है ना, वो लॉन्ग टर्म, जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई डेवलपमेंट प्लान करते हो आप लोग, ठीक है। देखिए जिस तरीके से एग्जाम्पल आप समझिए यहाँ पे, जैसे कि आप शॉर्ट रन से इतना फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट में, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म चैलेंजेस लेंगे ना डेवलपमेंट करने के लिए, तो उससे जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, जिसमें हम बोल रहे हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट का खर्चा। यानी आपने बहुत ज्यादा स्केल पर जाकर आप डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर इसी वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, मतलब आपका जो फ्लो है मनी का इज नॉट इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ अ मनी, ये चीज आपकी बोलती है डेवलपमेंट परसिस्टेंट इम्बैलेंस यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपकी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स और जो डेवलपमेंट नीड्स है लॉन्ग टर्म की, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आपकी डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं कि दूसरा है आपका कैपिटल डिसइक्विलिब्रियम। कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्रेडिट और डेबिट आपका इक्वल मैच नहीं कर रहा, आपकी जो रिसिट है वो आपकी पेमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करती, वही रीजन है कैपिटल का। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपकी, अगर बिजनेस में कोई भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आता है, जैसे हमारा बिजनेस होता है उसमें बूम है, रिसेशन है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, इसी वजह से हमारा कैपिटल डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पर होता है। बस इतना आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए अब आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपके बिजनेस में आपके जनरल जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जैसे बूम का आता है, रिसेशन आता है, ठीक है, इस तरीके से जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती है हमारी बिजनेस एक्टिविटी में, उसकी वजह से कैपिटल डिसइक्विलिब्रियम होता है, जहां पे हमारी पेमेंट हमारी रिसिट से बिल्कुल मैच नहीं करती। हमें बस इतना ही समझना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ नाम से क्वेश्चन, इससे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो डीपली नहीं आते इस टॉपिक से, सीधे ऊपर ऊपर का दे दिया जाएगा खाली आपको, और वो आपको बताना है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपके इकोनॉमिक में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई, आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, इस वजह से जो चेंज आ रहे हैं ना वो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, जैसे आपकी बेटर सब्स्टिट्यूट मार्केट में हमें मिल रहे हैं, ठीक है, हमारे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज थे वो एग्जॉशन हो चुका है उसका, ठीक है, बाकी आपके ट्रांसपोर्ट रूट्स में चेंज आ रहे हैं, आपके कॉस्ट में चेंज आ रहा है, आपका टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, आपके टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपका स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, इस रीजन की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुका है आपका प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अब आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आने लगती हैं। चलिए अब आते हैं आपके नेक्स्ट पे, जो है आपके पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वॉर्स हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, इनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो पॉलिटिकल फैक्टर के आगे आते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका
जो इनफ्लोज है और आउटफ्लोज है वो मैच नहीं करती, या तो आउटफ्लोज ज्यादा हो जाते हैं या इनफ्लोज ज्यादा हो जाते हैं, या आउटफ्लोज कम हो जाते हैं इनफ्लोज कम हो जाते हैं, इस वजह से आपकी ये बीओपी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज आपका सोशल, एंड द लास्ट आपकी स्लाइड है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में सीधे आपका टेस्ट और प्रेफरेंस और फैशन आता है, जिसकी वजह से चेंज आता है। जैसे आप कपड़ों में देखते हो आए दिन जो हमारे टेस्ट में चेंज आ रहा है, हमारे फैशन में जो चेंज आता है, जिसकी वजह से आपकी जो अफेक्ट होता है आपका बिजनेस, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो अफेक्ट होता है वो आपका सोशल फैक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए यही थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। अब क्या है, नेक्स्ट जो है वो मैं आपके लिए एमसीक्यूज बिल्कुल लेकर आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के लेकर आऊंगी वो आपके रीजनल इंटीग्रेशन है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, आपके आशियन है, साफ्ता नाफ्ता है। ये पूरी स्लाइड एक स्लाइड में पूरा कवर करूंगी। उसके बाद ये दोनों स्लाइड्स के जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन थ्योरीज में से बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन इन टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोनों ये वाली थी आपकी जो स्लाइड्स रहेंगी, आगे जो आपका लेक्चर रहेगा उन दोनों को मर्ज करके एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स आपको वहां पे पढ़ने हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।